लद्दाख की सीमा पर 9वीं माउंटेन इन्फेंट्री डिवीजन के परेड ग्राउंड में सूरज आग उगल रहा था। लाल मिट्टी की मोटी धूल हवा में घुली हुई थी। इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच सिपाही रोहन शर्मा खून से लथपथ असहाय पड़ा था। उसके हाथ पैर 5 मोटी रस्सियों से बंधे थे। रस्सियों के दूसरे सिरे 5 शक्तिशाली युद्ध घोड़ों की काठी से जुड़े थे। उन घोड़ों पर कर्नल विक्रम राठौर और उसके 4 अन्य अफसर अहंकार से रोहन को घूर रहे थे। वे मध्ययुगीन अत्याचारियों की तरह लग रहे थे। कर्नल राठौर ने अपना कोड़ा ऊंचा उठाया और गरज कर चिल्लाया, खींचो, इस चूहे को दिखाओ कि आधुनिक युग में 5 घोड़ों की सजा का क्या मतलब होता है। घोड़ों ने जोर से हुकार भरी और आगे की ओर दौड़ पड़े। रस्सियां तन गईं और रोहन के हाथ पैर खींचने लगे, मानो वे शरीर से अलग हो जाएंगे। उसका शरीर पत्थरीले मैदान पर बेरहमी से घिसटने लगा। उसकी त्वचा और मांस के छिलने की भयानक आवाज और पत्थरों से उसकी हड्डियों के टकराने की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। रोहन अब दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अफसरों का पागलों जैसा ठहाका शैतानों के कोरस की तरह लग रहा था। इससे पहले कि हम असली कहानी में आगे बढ़ें, कृपया एक क्षण रुकें। सुनिश्चित करें कि आपने लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाया है और नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार जरूर लिखें। आपका हर समर्थन मेरे लिए अगली कहानी बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सेना मुख्यालय का परिसर हमेशा एक ठंडे तनाव में डूबा रहता था। मोटी बुलेट प्रूफ खिड़की के बाहर शहर का नजारा शांत था, लेकिन अंदर का माहौल चाकू की धार की तरह तेज था। शानदार सागौन की मेज के पीछे भारतीय सेना की सैन्य पुलिस कोर की प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि सिंह बैठी थीं। उनकी वर्दी पर लगे 3 चांदी के सितारे ट्यूबलाइट की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने अपना महंगा पेन उठाया और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज बंद करने के बाद वह अपनी कुर्सी पर आराम से टिक गईं। सैन्य पुलिस की कमांडर, सेना के भीतर की पुलिस, व्यवस्था बनाए रखने वाली सबसे तेज तलवार। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिद्धांतों और अनुशासन में बिताया था। एक ऐसा पद जो उनसे भावनाओं पर तर्क और दया पर कानून को प्राथमिकता देने की मांग करता था। लेकिन इस समय उनकी नजरें अपनी मेज के कोने में रखी एक छोटी सी तस्वीर पर टिकी थीं। तस्वीर में चश्मे वाला एक दुबला पतला नौजवान शर्मीली मुस्कान के साथ खड़ा था, उनका बेटा रोहन शर्मा। सैन्य सेवा से पहले रोहन एक कमजोर बच्चा था जिसे केवल कंप्यूटर की जानकारी थी और एथलेटिक्स में उसकी कोई रुचि नहीं थी। जब अंजलि ने सुना कि उनके बेटे को सीमा पर एक फ्रंटलाइन इन्फेंट्री यूनिट में तैनात किया गया है, तो एक मां के रूप में उनका दिल कांप गया। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को किसी आरामदायक जगह पर स्थानांतरित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। यह उनके सैनिक के रूप में जीवन भर के विश्वास के साथ विश्वासघात होता। वह ठीक होगा, वह मेरा बेटा है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन उनके दिल के कोने में उठी चिंता आसानी से दूर नहीं हुई। कुछ दिनों से रोहन के फोन कम आ रहे थे और आखिरी कॉल में उसकी आवाज अजीब और दबी हुई लग रही थी। अंजलि अपनी कुर्सी से उठी। आज वीकेंड था। काम का ढेर होने के बावजूद उन्होंने एक अचानक निर्णय लिया। एक कमांडर के रूप में निरीक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि एक मां के रूप में जो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी। जैसे ही भारी रैंक वाली जैकेट उतरी, वह एक पल के लिए एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला बन गईं। उन्होंने पहले से तैयार की हुई क्रीम रंग की पैंट और एक साधारण लिनेन ब्लाउज पहन लिया। उन्होंने अपने बालों को बड़े करीने से बांध लिया और अपना चेहरा छिपाने के लिए एक चौड़ी टोपी पहन ली। बिना किसी सहयोगी, बिना किसी गार्ड, बिना किसी आधिकारिक कार के उन्होंने अपनी पुरानी निजी कार की चाबियां उठाईं। दिल्ली से लद्दाख की सीमा की ओर जाने वाले राजमार्ग पर दोपहर का सूरज पृथ्वी को पिघलाने पर तुला था। डामर से उठती मृग तृष्णा ने दृश्य को धुंधला कर दिया और खिड़की के शीशे से आती गर्मी ने कार के एसी को बेकार कर दिया। अंजलि ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उनका गंतव्य लद्दाख सीमा क्षेत्र में 9वीं माउंटेन इन्फेंट्री डिवीजन की ब्लैक कैट बटालियन थी। जब नेविगेशन ने बताया कि गंतव्य आ गया है, तो बेस का भव्य गेट एक डरावने रूप में प्रकट हुआ। ऊंची कंटीली तारों और लाल चेतावनी बोर्डों पर लिखा था, प्रवेश वर्जित। अंजलि ने अपनी कार गार्ड पोस्ट से कुछ दूर खड़ी कर दी। वह कार से उतरी और गर्म हवा में कदम रखा। धूल भरी सड़क सूखी और वीरान लग रही थी।
जंगल के कीड़ों की कान फोड़ू आवाज एक परेशान करने वाला शोर पैदा कर रही थी। वह चारों ओर देखते हुए गार्ड पोस्ट की ओर चली। इस बेस के बारे में उनका पहला प्रभाव अच्छा नहीं था। गार्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों का रवैया ढीला था। कुछ ने तो अपनी वर्दी के ऊपरी बटन खोल रखे थे और पंखा झल रहे थे। यह इस बात का सबूत था कि अनुशासन ढीला पड़ गया था। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी जिसने उन्हें चिंतित किया। गार्ड पोस्ट के बगल में एक छायादार क्षेत्र में उन्होंने कुछ हिलता हुआ देखा। अंजलि ने अपनी टोपी नीचे की और उस दिशा में अपनी नजरें केंद्रित की। धूल भरी जमीन पर कोई रेंग रहा था। वर्दी में एक सैनिक, वह सैनिक खुरदरी बजरी पर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। हर बार जब उसकी कोहनी और घुटने जमीन को छूते, धूल का गुबार उठता। उसकी हरकतें इतनी दयनीय थीं कि उन्हें एक सामान्य शारीरिक दंड नहीं माना जा सकता था। उस सैनिक के पीछे दो सैनिक खड़े थे। एक हवलदार मेजर जो हाथ बांधे खड़ा था और इस दृश्य को देखकर खिलखिला रहा था, और उसके बगल में एक हवलदार था जो कभी कभी लात मारता था। हवलदार मेजर तोमर और हवलदार बुद्धि। स्वाभाविक रूप से अंजलि ने अपने कदम बढ़ाए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे वह करीब आती गईं, रेंगते हुए सैनिक की आकृति स्पष्ट होती गई। दुबले कंधे, पसीने और मिट्टी से सनी गर्दन और थके हुए कांपते हाथ पैर। अंजलि की सांस रुक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, है ना? लेकिन उनकी मां की सहज वृत्ति ने तुरंत पहचान लिया कि वह अभागा कौन था। रोहन शर्मा, उनका अपना बेटा, अब जमीन पर एक कुत्ते की तरह रेंग रहा था। हवलदार मेजर तोमर ने रोहन के नितंबों पर अपने बूट से लात मारी। अरे केंचुए, और तेज नहीं चल सकता? बस इतना ही दम है? खाना कैसे खाएगा? रोहन कराह भी नहीं सका और अपना चेहरा जमीन में छिपा लिया। हवलदार बुद्धि ने बगल में रखी बाल्टी उठाई। उसमें सैनिकों के बचे हुए चावल भरे थे। बचे हुए खाने खट्टी और घिनौनी गंध गर्म हवा के साथ अंजलि की नाक तक पहुंची। भूख लगी है रोहन? हमारे छोटे भाई को खाना चाहिए, बुद्धि ने हंसते हुए कहा और बाल्टी पलट दी। प्लॉप! लाल रंग की करी और मछली की हड्डियों वाले बचे हुए चावल धूल भरी जमीन पर गिर गए। धूल और बचा हुआ खाना मिलकर एक घिनौने दलिया जैसा बन गया। खाओ, तोमर ने आदेश दिया। जमीन पर गिरे हर दाने को चाटकर साफ करो, यही अनुशासन है। अपना मुंह जमीन से लगाओ और कुत्ते की तरह खाओ। रोहन कांपते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोमर ने अपने बूट से उसकी गर्दन पर पैर रख दिया। रोहन का चेहरा बचे हुए खाने के ढेर के ठीक सामने दब गया। सड़ी हुई गंध उसकी नाक में घुस गई। नहीं खाना चाहता? तू अपने सीनियर के प्यार को ठुकरा रहा है? रोहन की आंखों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। जीवित रहने के लिए और मार न खाने के लिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और मिट्टी मिले चावल को अपने मुंह में डाल लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जहां मानवीय गरिमा को कुचला जा रहा था। अंजलि के सिर में कुछ टूटने की आवाज आई। उनका तर्क पंगु हो गया। केवल उबलता हुआ गुस्सा उनके पूरे शरीर पर हावी हो गया। वह अब कमांडर या दर्शक नहीं थीं, वह सिर्फ एक बाघिन थीं जो अपने शावक को कुचलते हुए देख रही थीं। अंजलि धूल में दौड़ पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तोमर के पास पहुंची जो रोहन पर पैर रखे हुए था और उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। हट जाओ कमीनो! तोमर अप्रत्याशित हमले से पीछे हट गया। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की और अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ अंजलि को देखा। यह औरत क्या बला है? अंजलि ने गिरे हुए रोहन को उठाने की कोशिश की। रोहन का चेहरा मिट्टी, आंसू और बचे हुए खाने से सना हुआ था। यह महसूस करते हुए कि उसके सामने उसकी मां है, उसकी आंखें खुशी से नहीं बल्कि और भी बड़े डर से फैल गईं। मां! रोहन की आवाज कांप रही थी। उसने सोचा कि उसकी मां को यहां नहीं आना चाहिए था। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां उसे इस हालत में देखे, और उसे यह भी डर था कि ये शैतान उसकी मां को चोट पहुंचाएंगे। रोहन, हे भगवान, तुम ऐसे कैसे हो गए? अंजलि ने अपने रूमाल से अपने बेटे का चेहरा साफ करने की कोशिश की। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसी समय तोमर, जो अपने आश्चर्य से उबर चुका था, ने अंजलि के कंधे को पकड़ लिया और उसे जोर से पीछे खींच लिया। अरे, इसे छोड़ो मत। यह औरत कहां से आ गई पवित्र प्रशिक्षण स्थल में दखल देने? अंजलि पीछे की ओर धकेल दी गई। संतुलन खो बैठी और बैठ गई। उसकी हथेली खुरदरी बजरी से छिल गई। उसने अपना सिर उठाया और तोमर को घूरती आंखों से देखा। उसकी नजर एक साधारण अधेड़ उम्र की महिला की नहीं थी,
वह नजर हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने से पैदा हुई हथियारी आभा से भरी थी। प्रशिक्षण? तुम इसे प्रशिक्षण कहते हो? एक इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार करना और उसे कचरा खिलाना, क्या तुम्हारी यूनिट में इसी तरह प्रशिक्षण दिया जाता है? अंजलि की धीमी और भारी आवाज ने तोमर को एक पल के लिए चुप करा दिया, लेकिन वह जल्द ही मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। उसकी नजरों में अंजलि सिर्फ एक बकवादी मां थी जो अपने बेटे से मिलने आई थी। आहा, तो यह मां है, तभी तो बेटा इतना निकम्मा है, मां भी कुछ कम नहीं है। तोमर ने जमीन पर थूका। सुनिए मैडम, आप कभी सेना में नहीं रही हैं। हम इस लड़के को इंसान बना रहे हैं, धन्यवाद देने के बजाय आप हंगामा कर रही हैं। उसके बगल में खड़ा हवलदार बुद्धि भी बोल पड़ा। बस करो हवलदार, इसे बाहर निकालो, बहुत हो गया। उसने गार्ड पोस्ट की ओर चिल्लाया। अरे गार्ड पोस्ट, एक पागल औरत यहां घुस आई है, उसे बाहर निकालो। बुद्धि ने अंजलि का हाथ खींचने की कोशिश की। अंजलि ने उसका हाथ झटक दिया और खड़ी हो गई। अपनी पैंट से धूल साफ करने की परवाह किए बिना वह तोमर की नाक के सामने आ गई। माफी मांगो। उसकी आवाज हवा में गूंज गई। मेरे बेटे से और मुझसे माफी मांगो, घुटने टेको और माफी मांगो अभी। तोमर और बुद्धि ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, सुना तुमने? वह माफी मांगने को कह रही है, हमसे घुटने टेकने को कह रही है। तोमर ने अपनी उंगली से अंजलि के माथे को छुआ। एक अपमानजनक स्पर्श। लगता है इस औरत ने बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देख लिए हैं। यहां मैं ही कानून हूं, अगर पसंद नहीं है तो अपने बेटे को घर ले जाओ। या तोमर की आंखें जंगली हो गईं। क्या आप भी बचा हुआ चावल खाना चाहती हैं? भूखी लग रही हैं। उसने जमीन पर पड़े बचे हुए खाने को अपने जूते की नोक से अंजलि के जूतों की ओर धकेल दिया। रोहन गिड़गिड़ाया। नहीं, प्लीज मेरी मां को परेशान मत करो। रोहन ने झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन बुद्धि ने उसके पेट में मुक्का मार दिया। रोहन खांसते हुए फिर से गिर पड़ा। रोहन, अंजलि अपने बेटे के पास जाना चाहती थी, लेकिन तोमर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसका बड़ा शरीर उसे धमका रहा था। अगर कोई काम नहीं है तो यहीं देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे बेटे को कैसे शिक्षित किया जाता है। तोमर ने अंजलि को और जोर से धक्का दिया, इस बार पूरी ताकत से, जिससे वह जमीन पर लुढ़क गई। धूल ने अंजलि का चेहरा ढक लिया। अपनी औकात में रहो बुढ़िया, दफा हो जाओ। मेरे लोगों को शिक्षित करने में मुझे परेशान मत करो। तोमर की चीख चिलचिलाती धूप के नीचे गूंज गई। अंजलि जमीन पर गिरी हुई आसमान को देख रही थी। चकाचौंध कर देने वाला नीला आसमान और उस आसमान को ढके हुए अभिमानी और सड़े हुए चेहरे। उसने जमीन को मुट्ठी में भींच लिया। रेत के दाने उसके नाखूनों के नीचे चुभ रहे थे, लेकिन वह शारीरिक दर्द उसके बेटे के अपमान और वर्दी पहने लोगों द्वारा की गई बर्बरता के गुस्से के सामने कुछ भी नहीं था। यह अब कोई निजी मामला नहीं था, यह सैन्य अनुशासन के लिए एक चुनौती और मानवता का अपमान था। और सैन्य पुलिस की सर्वोच्च कमांडर के रूप में वह इस अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अंजलि धीरे धीरे उठी। उसके बिखरे बालों के बीच से उसकी आंखों की नजर बदल गई, एक मां की नजर से एक न्यायाधीश की नजर में। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक ऐसी चीज थी जो उसकी असली पहचान साबित कर देगी। अब समय आ गया था कि वे शिकारी कुत्ते अपने मालिक को काटने की कोशिश करने की कीमत चुकाएं। दोपहर के समय जब सूरज सीधे सिर के ऊपर से चुभ रहा था, गार्ड पोस्ट के पास का खाली मैदान दम घोंटने वाली गर्मी से भरा हुआ था। गंदी क्रीम रंग की पैंट और बिखरे बाल उसे एक बेचारी अधेड़ उम्र की महिला जैसा दिखाने के लिए काफी थे। वह जमीन पर गिरी हुई थी, अपने बेटे रोहन को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि हवलदार मेजर तोमर की बड़ी छाया एक खतरे की तरह उस पर मंडरा रही थी, मानो उसे निगल जाएगी। तोमर अपने क्षेत्र में जीत की भावना से मदहोश था। एक नागरिक को वश में करने की सफलता, जिसने उसका विरोध करने की हिम्मत की थी, ने उसे एक विकृत संतुष्टि दी। उसने अपने मुंह में गाढ़ा थूक जमा किया। फिर पूरे अपमान और उपहास के साथ उसने उसे गिरी हुई अंजलि की ओर थूक दिया। गंदा थूक हवा में उड़ता हुआ अंजलि के गाल और कंधे पर गिरा। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो वे फट जाएंगी। उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। उसकी मां, सेना के सबसे सम्मानित सैनिकों में से एक, पर एक हवलदार ने थूका था। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह एक ऐसा कार्य था जिसने एक इंसान की गरिमा को नष्ट कर दिया और पूरे सैन्य अनुशासन को कीचड़ में डुबो दिया। तोमर और बुद्धि ठहाके लगाकर हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज जंगल के कीड़ों की आवाज के साथ मिलकर
एक अप्रिय शोर पैदा कर रही थी। कैसा लगा मैडम? ताजा है ना? हमारी तरफ से एक उपहार, ताकि आपको गर्मी न लगे। अगर स्वीकार नहीं है तो शिकायत कर दो। पुलिस को यहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। अंजलि ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। उसके गाल पर बहते थूक की ठंडी और घिनौनी सनसनी ने उसकी त्वचा की नसों को उत्तेजित कर दिया, लेकिन वह चिल्लाई या रोई नहीं। इसके बजाय उसकी सांसें अजीब तरह से शांत हो गईं और उसकी तेज धड़कन एक मशीन की तरह ठंडी हो गई। वह जमीन पर टिकी और धीरे धीरे उठी। उसके गंदे घुटनों को सीधा करने और उसके मैले कपड़ों को साफ करने की उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उनमें एक अछूत अधिकार था। उसने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला और अपने चेहरे पर लगी गंदगी को पोंछा। उसकी हरकतों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ किसी गंदी चीज को साफ करने की उदासीनता थी। अंजलि ने अपना सिर उठाया। जब उनकी आंखें मिलीं, तो तोमर की हंसी अचानक बंद हो गई। उसने स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे ले लिया। उस महिला की आंखें अब डरी हुई साधारण मां की नहीं थीं। उसकी पुतलियों में एक गहरी और अंधेरी हथियारी आभा चमक रही थी, जैसे एक जनरल जिसने हजारों दुश्मनों को काटा हो, या जैसे मृत्यु का दूत जिसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार हो। उसके आसपास की हवा अचानक भारी हो गई, गर्मी को दूर कर दिया और उसे एक चुभने वाली ठंडक से भर दिया। हवलदार मेजर तोमर। अंजलि के मुंह से निकली आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट और दृढ़ थी, जो पूरे खाली मैदान में गूंजने के लिए काफी थी। जो थूक तुमने अभी थूका है, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल देगा? तोमर घबराहट में खांस गया। बकवास! यह क्या है? यह औरत पागल हो गई है। अरे बुद्धि, इसे बाहर निकालो, इसे अभी फेंक दो। हवलदार बुद्धि अंजलि का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय अंजलि का हाथ बिजली की गति से चला। अपनी जेब के अंदर से उसने एक चमड़े के बटुए जैसी चीज निकाली और उसे बुद्धि की नाक के ठीक सामने खोल दिया। सूरज की रोशनी को परावर्तित करने वाली धातु की चमक ने बुद्धि की आंखें चौंधिया दी। यह एक पहचान पत्र था, लेकिन कोई आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। सेना के विशिष्ट जैतून हरे रंग के चमड़े के ऊपर भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय का प्रतीक उभरा हुआ था और उसके नीचे स्पष्ट रूप से रैंक और पद अंकित था। 3 चमकते चांदी के सितारे, लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडर, सैन्य पुलिस केंद्र। अंजलि सिंह। बुद्धि का हाथ हवा में जम गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 3 सितारे, लेफ्टिनेंट जनरल, सैन्य पुलिस केंद्र की कमांडर। एक ऐसा पद जो किसी भी सैनिक को स्वाभाविक रूप से जमा देता। इससे भी ज्यादा, सैन्य पुलिस केंद्र की कमांडर का पद का मतलब था कि वह सेना के भीतर पुलिस की प्रमुख थीं, सबसे डरावनी हस्ती जो किसी भी सैनिक को पकड़ सकती थी। बुद्धि का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसका जबड़ा उतर गया हो। उसके पैर इतने कमजोर हो गए कि वह लगभग बैठ ही गया। उसके पीछे खड़े तोमर ने भी उस चमकती हुई चीज को देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह एक खिलौना है, लेकिन उसके साफ सुथरे विवरण और अंजलि द्वारा प्रसारित प्रमुख आभा ने साबित कर दिया कि यह असली था। लेफ्टिनेंट जनरल। तोमर का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिस औरत पर उसने अभी अभी थूका था, वह एक 3 सितारा जनरल थी, जो उसके डिवीजन कमांडर से भी ऊंची थी। अंजलि ने अपना पहचान पत्र नीचे नहीं किया। दूसरे हाथ से उसने अपनी जेब से एक विशेष काले रंग का सैन्य स्मार्टफोन निकाला। यह कोई साधारण संचार नेटवर्क नहीं था, बल्कि एक गुप्त संचार उपकरण था जो सीधे सेना मुख्यालय के कमांड सेंटर से जुड़ा था। उसने तोमर की आंखों में सीधे देखते हुए अपने फोन पर एक बटन दबाया। स्पीड डायल नंबर 1। 9वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल सूर्य प्रताप सिंह। एक बार भी रिंगटोन बजने से पहले दूसरी तरफ से एक तेज और दृढ़ आवाज सुनाई दी। फोन स्पीकर मोड पर सेट था ताकि उसकी आवाज मैदान में मौजूद सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। शुभ दोपहर कमांडर, अनुमति है। जनरल सूर्य प्रताप सिंह, डिवीजन कमांडर बोल रहा हूं। यह सुनकर तोमर और बुद्धि के चेहरे पीले पड़ गए। यह उनके डिवीजन कमांडर की आवाज थी, वह हस्ती जिसे वे हर सुबह की परेड में आसमान की तरह सम्मान देते थे। अंजलि ने सपाट स्वर में अपना मुंह खोला। सूर्य, यह अंजलि है। जी जनरल, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुम्हारे गार्ड पोस्ट का प्रबंधन बहुत प्रभावशाली है। अंजलि ने अपनी उंगली से अपने गाल पर थूक के निशान को पोंछा और फिर जारी रखा। तुम्हारे कुछ हवलदार हैं जिनमें सेना की सैन्य पुलिस कमांडर के चेहरे पर थूकने की हिम्मत है।
क्या तुम उन्हें इसी तरह शिक्षित करते हो? फोन के दूसरी तरफ से कुछ गिरने की आवाज आई। यह स्पष्ट था कि मेजर जनरल सूर्य या तो अपनी कुर्सी से उठने पर चौंक गए थे या उन्होंने कुछ गिरा दिया था। जनरल, आपका क्या मतलब है? थूकना? अभी आप कहां हैं? जनरल, तुम्हारे बेस के गेट के सामने। अपने बेटे? सिपाही रोहन शर्मा से मिलने आई थी और एक अप्रिय अनुभव हुआ। हाँ? मेजर जनरल सूर्य की सांस रुकने की आवाज आई। यह तथ्य कि सैन्य पुलिस कमांडर अचानक निरीक्षण पर आई थीं और इससे भी ज्यादा एक अप्रिय व्यवहार का सामना करना पड़ा था, एक बड़ी घटना थी जो पूरे डिवीजन को हिला सकती थी। अभी दोपहर के 2:15 बजे हैं। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मैं तुम्हें ठीक 10 मिनट का समय देती हूं। अगर 10 मिनट में तुम मेरे सामने नहीं आते हो और इस कचरे को साफ नहीं करते हो तो मैं पूरे 9वें डिवीजन को एक विशेष सैन्य पुलिस निरीक्षण क्षेत्र घोषित कर दूंगी और सबसे पहले तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। समझे? जी, मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से आता हूं। कृपया जनरल, कृपया शांत रहें। फोन कट गया। मौत से भी भारी खामोशी गार्ड पोस्ट पर छा गई। उस खामोशी में जो हवा की सरसराहट को भी रोक देती थी, केवल तोमर और बुद्धि की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उनके सीने तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, मानो उन्हें हाइपरवेंटिलेशन हो रहा हो। झूठ, यह जरूर कोई प्रैंक शो है। तोमर सच्चाई से इनकार करते हुए पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी पैंट में गर्म तरल पदार्थ फैलने लगा। डर ने उसके मूत्राशय पर नियंत्रण खो दिया था। बुद्धि पहले ही सिर जमीन पर रखकर घुटने टेक चुका था। अंजलि ने उनकी ओर नहीं देखा। वह फिर से रोहन के बगल में बैठ गईं, जो इस स्थिति को केवल भ्रम से देख सकता था। रोहन अपनी मां के उस पक्ष से मंत्रमुग्ध था जिसे वह कभी नहीं जानता था, इतना कि वह कुछ कह नहीं पा रहा था। रोहन, तुम जरूर बहुत चौंक गए होगे। हाँ, अंजलि ने अपने बेटे के कंधे को कोमल आवाज में गले लगा लिया। जनरल का अधिकार गायब हो गया था। वह फिर से एक गर्म मां बन गई थी। माफ करना मां, मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ज्यादा हो गए थे। रोहन कुछ नहीं कह सका। दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी, जो मानो वायुमंडल को चीर रही हो। धुक 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 धुक। हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज। मैं सीधे सैन्य पुलिस केंद्र के पूछताछ कक्ष में ले जाऊंगा। तैयार रहो। जी, तैयार। पकड़ो। डिवीजन के सैन्य पुलिसकर्मियों ने बेहोश तोमर और रोते हुए बुद्धि को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। फिर उन्होंने उन्हें हथकड़ी लगा दी। उन्होंने दोनों को बेरहमी से घसीटा, जैसे जानवरों के साथ व्यवहार कर रहे हों, बिना किसी दया के। अंजलि ने मेजर जनरल सूर्य प्रताप सिंह को देखा। सूर्य, तुम मेरे बेटे को सैन्य अस्पताल ले जाओ। मुझे यहां अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। जी जनरल, मैं सबसे अच्छी मेडिकल टीम तैयार करूंगा। मेडिकल स्टाफ दौड़ा और रोहन को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। ले जाते समय रोहन ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी नजर जटिल थी। आभार, आश्चर्य और एक गहरी निराशा भी। एक जनरल के बेटे के रूप में उसकी पहचान, जिसे उसने इतनी मेहनत से छिपाने की कोशिश की थी, अब पूरे बेस के लिए सबसे नाटकीय और चौंकाने वाले तरीके से सामने आ गई थी। अंजलि ने उस नजर को समझा। उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि एक मां होने से पहले वह एक सैनिक थी जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गार्ड पोस्ट के सामने का क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया। हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज, वाहनों के इंजन की गड़गड़ाहट और चीखें आपस में मिल गईं। लेकिन उस अराजकता के बीच अंजलि शांत रहीं। उन्होंने एक बार फिर अपने कपड़ों से धूल साफ की और दूर मुख्य बेस की इमारत की ओर देखा। वहीं असली दुश्मन था। इस सड़े हुए पानी का स्रोत कर्नल विक्रम राठौर। उनका युद्ध अभी शुरू हुआ था। हेलीकॉप्टर से उठी तेज हवा, जिसने गार्ड पोस्ट के सामने के क्षेत्र को भर दिया था, अब शांत हो गई थी, और धूल के बादल के पीछे जो बसने लगा था, केवल एक भारी खामोशी और कीटाणुनाशक की गंध बची थी। घटनास्थल पर तुरंत भेजे गए डिवीजन की मेडिकल टीम के एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला। अंदर एक सैन्य डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सिपाही रोहन शर्मा के घावों की जांच करने में व्यस्त थे। रोहन स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। एम्बुलेंस की छत को खालीपन से घूर रहा था। उसकी फटी हुई लड़ाकू वर्दी के नीचे से दिखाई देने वाली उसकी त्वचा जमीन पर घिसटने से हुए घावों से भरी हुई थी, और उसके मुंह के चारों ओर अभी भी उस गंदे भोजन के अवशेष थे जो उसे जबरन खिलाया गया था। हर बार जब सैन्य डॉक्टर उसके घावों को साफ करने के लिए सलाइन घोल डालते,
तो एक तेज चुभने वाला दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता। लेकिन रोहन ने एक भी कराह नहीं निकाली। उसके शारीरिक इंद्रियां मानो सुन्न हो गई थीं। एक बहुत बड़ा और गहरा घाव था जिसने उसके दिल को चीर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि सिंह सैन्य पुलिस को निर्देश देने के बाद एम्बुलेंस की ओर दौड़ी। उनके कपड़े और बाल भी अस्त व्यस्त थे, लेकिन अपने बेटे के लिए चिंतित एक मां की आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी। वह एम्बुलेंस में झुकी और गीले रूमाल से रोहन के माथे पर लगे ठंडे पसीने को सावधानी से पोंछा। रोहन, तुम ठीक हो? कोई हड्डी तो नहीं टूटी? उसकी आवाज कांप रही थी। वह लौह महिला जो कुछ समय पहले अपनी ठंडी डांट से पूरे डिवीजन को जमा रही थी, अब वहां नहीं थी। वहां केवल एक साधारण मां थी जिसका दिल अपने बेटे को घायल देखकर टूट गया था। अंजलि को शायद उम्मीद थी कि उसका बेटा राहत की सांस लेगा और कहेगा धन्यवाद मां, या शायद एक छोटे बच्चे की तरह रोएगा और उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में गले लगाएगा जिसने उसे नरक की हिंसा से मुक्त किया था और दुनिया के सबसे मजबूत रक्षक के रूप में। लेकिन रोहन की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षाओं से पूरी तरह परे थी। रोहन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अंजलि को देखा। उनकी नजरें हवा में मिलीं। अंजलि ने अपनी सांस रुकती हुई महसूस की। अपने बेटे की गहरी काली आंखों में जो चमक रहा था वह राहत या कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि गहरी निराशा और हार और शर्म की एक जबरदस्त भावना थी। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी ने अंजलि के सीने पर 1000 चीखों से ज्यादा जोर से वार किया। उसे सेना में शामिल होने से पहले अपनी मां से किया गया वादा याद आया। मां, अगर मैं सेना में हूं तो कृपया कभी यह मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। मैं सिपाही रोहन शर्मा के रूप में सेवा करना चाहता हूं, एक जनरल के बेटे के रूप में नहीं। मैं अपनी ताकत से सफल होना चाहता हूं। रोहन, जिसके पास प्रतिभाशाली हैकिंग कौशल था, लेकिन एक कमजोर शरीर था और हमेशा अपने दोस्तों के मजाक का पात्र बनता था। वह सेना के भीतर सबसे कठोर और सबसे आदिम समाज में अपनी पृष्ठभूमि के कारण नहीं, बल्कि केवल अपनी इच्छा शक्ति के कारण पहचाना जाना चाहता था। इसलिए उसने रक्षा मंत्रालय की साइबर इकाई में एक विशेष सैनिक बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और स्वेच्छा से सबसे कठिन फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई को चुना। उसने अपमान सहा। भले ही हवलदार मेजर तोमर ने उसे लात मारी और उसका खाना गिरा दिया, वह सहन करता रहा। इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, उसे विश्वास था कि अगर वह इस परीक्षा को पास कर लेता है तो एक दिन उसे एक सच्चे सैनिक, एक मजबूत आदमी के रूप में पहचाना जाएगा। वह चुपचाप जमीन पर रेंगता रहा, अपनी ताकत से उठना सीखता रहा, लेकिन उसके सारे प्रयास एक पल में नष्ट हो गए। उसकी मां का आगमन, 3 चमकते सितारे, हेलीकॉप्टर और सैन्य पुलिस, इन सब ने रोहन को बचाया नहीं, बल्कि उसकी दुनिया को नष्ट कर दिया। अब बेस के अंदर वह अब दुख पर काबू पाने वाला एक सैनिक नहीं था, बल्कि एक बिगड़ा हुआ जनरल का बेटा था जो अपनी मां के आंचल में छिपा था। एक राजकुमार जिसे छूने पर हेलीकॉप्टर आ जाएगा। वह भाईचारा जिसे वह अन्याय पर अपना गुस्सा और अपने साथियों के साथ पसीना बहाकर बनाना चाहता था, एक असाधारण शक्ति के हस्तक्षेप के कारण टुकड़ों में बिखर गया। रोहन कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना चेहरा फेर लिया। जाओ, उसके मुंह से निकला पहला शब्द ठंडा था। रोहन, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती थी। बचाना नहीं, रोहन ने बात काट दी। उसकी आवाज सूखी और कर्कश थी। मां, तुमने अभी अभी मुझे मार डाला है। अंजलि की आंखें कांप गईं। उसका बढ़ा हुआ हाथ हवा में जम गया, अपने बेटे के साइड प्रोफाइल को खालीपन से घूर रहा था। मैं बस जीवित रहना चाहता था। भले ही मुझे अपमानित किया गया और दूसरों की तरह सजा दी गई, मैं अपनी ताकत से जीवित रहने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मां ने सब कुछ नष्ट कर दिया। रोहन की आंखों में भरे आंसू नीचे बह गए और उसके कानों के नीचे गायब हो गए। अब कौन मुझे एक साथी मानेगा? कौन मेरे प्रति ईमानदार होगा? मैं हमेशा के लिए कमांडर का बेटा रहूंगा। इस बेस में मैं एक अलग थलग द्वीप बन गया हूं। उसके शब्द अंजलि के दिल में चुभने वाले खंजर बन गए। उसने सोचा था कि उसने न्याय किया है। उसे विश्वास था कि उसने अपने बेटे की रक्षा की है, लेकिन न्याय की जो तलवार उसने चलाई थी, उसने न केवल अपराधियों को काटा, बल्कि उस आत्मसम्मान और सादगी को भी काट दिया जिसे उसका बेटा इतनी शिद्दत से बचाना चाहता था। एम्बुलेंस के बाहर सैन्य पुलिस अभी भी तोमर के गिरोह को घसीट रही थी।
और हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज पृष्ठभूमि संगीत के रूप में गूंज रही थी। उस शोरगुल वाले विजय मंच के बीच अंजलि और रोहन ने सबसे ठंडी और सबसे अकेली विदाई का अनुभव किया। हम निकल रहे हैं। ड्राइवर की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे बाहरी दुनिया की रोशनी कट गई। अंधेरे में डूबी कार में रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंजलि ने फिर से अपने बेटे का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी गोद में धूल से सने अपने हाथों को देखा। उसने कड़वाहट से महसूस किया कि शक्ति कितनी क्रूर होती है और कभी कभी प्यार के नाम पर किए गए कार्य कितने क्रूर परिणाम ला सकते हैं। एम्बुलेंस गार्ड पोस्ट से निकलते समय हिली। अस्पताल के लंबे रास्ते के दौरान रोहन की खामोशी जारी रही। वह खामोशी उसकी मां के प्रति उसका विरोध और उसकी नष्ट हुई दुनिया के लिए उसका शोक थी। अब रोहन के सामने अलगाव नामक एक ठंडी दीवार थी, जो हवलदार मेजर तोमर की यातना से भी ज्यादा डरावनी थी। और उस दीवार के पीछे कर्नल विक्रम राठौर की अंधेरी साजिश छिपी थी, जो उसके बेटे के घायल दिल का फायदा उठाने के लिए तैयार थी। 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के बेस की इमारत में रेजिमेंट कमांडर के कार्यालय की खिड़की पर कर्नल विक्रम राठौर, जो मोटे पर्दों के पीछे छिपा हुआ था, गार्ड पोस्ट के सामने की हलचल को देख रहा था। हेलीकॉप्टर के जाने और धूल के शांत होने के बाद आखिरकार वह चालाकी से मुस्कुराया। उसके हाथ में एक महंगी व्हिस्की का गिलास था और पिघलते हुए बर्फ के टुकड़ों की आवाज, जो गिलास की दीवार से टकरा रही थी, शांत कमरे में गूंज रही थी। एक सामान्य कमांडर को ऐसी स्थिति में घबराहट या डर महसूस करना चाहिए था, जहां उसके लोगों को केंद्रीय सैन्य पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाया गया हो। लेकिन राठौर अलग था। उसने इस स्थिति को एक संकट के रूप में नहीं, बल्कि एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि सिंह, एक कठोर कट्टरपंथी के रूप में प्रसिद्ध, ने भावनात्मक रूप से काम किया था। यह तथ्य राठौर के लिए दुश्मन की गर्दन में एक कमजोर स्थान खोजने जैसा था। अंजलि, महिलाएं भावनाओं से मुक्त नहीं हो सकती। मातृत्व की सहज वृत्ति से बहकर अपनी ही कब्र खोद रही है। राठौर ने अपनी मेज पर रखा फोन उठाया। जो नंबर उसने डायल किया वह सैन्य आंतरिक नेटवर्क नहीं था, बल्कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध अखबार में रक्षा मंत्रालय को कवर करने वाले एक रिपोर्टर का निजी मोबाइल नंबर था। रिंगटोन बजने के दौरान राठौर के दिमाग में एक आदर्श परिदृश्य बन गया था। जब कॉल कनेक्ट हुई तो राठौर की आवाज तुरंत एक उदास और दुखद स्वर में बदल गई। नमस्ते श्रीमान बुद्धि, मैं 9वीं डिवीजन से कर्नल राठौर बोल रहा हूं। हमारे बेस में अभी अभी एक अविश्वसनीय घटना हुई है। यह सत्ता का ऐसा अहंकार है जो आपातकाल के दिनों में भी नहीं हुआ था। उसने एक पल के लिए रुककर एक खामोशी पैदा की, जो उसके वार्ताकार की जिज्ञासा को बढ़ा दे। सैन्य पुलिस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि सिंह ने हेलीकॉप्टर से हमारे गार्ड पोस्ट पर धावा बोल दिया। कारण सिर्फ एक था, उसे अपने बेटे को सजा दिया जाना पसंद नहीं आया। हाँ, यह सच है। उसने ड्यूटी पर तैनात गार्डों को पीटने, हथकड़ी लगाने और घसीटने के लिए सैन्य पुलिस को भेजा। हमारे डिवीजन कमांडर को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। क्या इस देश की सेना में ऐसा हो सकता है? फोन के दूसरी तरफ से ऐसा लग रहा था कि एक उत्साहित रिपोर्टर के नोट्स लेने की आवाज आ रही है। राठौर संतुष्टि से मुस्कुराया और एक निर्णायक वार किया। गार्ड पोस्ट के सीसीटीवी सबूत तो उन्होंने जब्त कर लिए हैं, लेकिन सैनिकों द्वारा चुपके से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो है। मैं इसे भेज दूंगा। शीर्षक शायद जनरल का अहंकार, मां हेलीकॉप्टर से आई अच्छा रहेगा। फोन बंद करने के बाद राठौर अपनी कुर्सी पर गहराई से टिक गया। सच्चाई महत्वपूर्ण नहीं थी। जनता सनसनीखेज चीजों पर प्रतिक्रिया देगी, शासकों के अहंकार पर गुस्सा करेगी और सुनहरे बच्चों के विशेषाधिकारों से ऊब जाएगी। अंजलि क्यों गुस्सा थी या उसके बेटे के साथ क्या व्यवहार किया गया, यह महत्वपूर्ण नहीं था। जो महत्वपूर्ण था वह एक तस्वीर थी। एक जनरल हेलीकॉप्टर से आता है और सैनिकों को पकड़ लेता है। उस रात भारत में हंगामा मच गया। ऑनलाइन समाचार पोर्टलों के मुख्य पृष्ठ लाल रंग की ब्रेकिंग न्यूज सुर्खियों से भरे हुए थे। विशेष, सैन्य पुलिस ने बेटे से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। विशेष कर्तव्य विवाद, 3 सितारा जनरल का गार्ड को डांटते हुए वीडियो। मेरे बेटे को मत छुओ वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। चौंकाने वाला गवाह, डिवीजन कमांडर को महिला जनरल ने घुटने टेकने पर मजबूर किया।
सैन्य अनुशासन ध्वस्त। राठौर द्वारा चतुराई से संपादित किया गया वीडियो तेजी से फैल गया। वह दृश्य जहां हवलदार मेजर तोमर रोहन को कचरा खाने के लिए मजबूर कर रहा था, साफ साफ काट दिया गया था। वह दृश्य जहां अंजलि पर थूका गया था, भी धुंधला कर दिया गया था या हटा दिया गया था। केवल वह दृश्य जहां अंजलि अपना पहचान पत्र निकाल रही थी और चिल्ला रही थी। वह दृश्य जहां सैन्य पुलिस तोमर को बेरहमी से पकड़ रही थी और वह दृश्य जहां डिवीजन कमांडर घुटने टेकता हुआ दिख रहा था, को बड़ा करके बार बार चलाया गया। जनमत एक भट्टी की तरह गर्म हो गया। सच्चाई से अनभिज्ञ जनता का गुस्सा एक डायन शिकार में बदल गया। जनता का टैक्स हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेटे से मिल सकें। तभी तो सेना इतनी भ्रष्ट है। उसका बेटा खुद को बचाने के लिए जनरल को बुलाता है, अंजलि को बर्खास्त करो, उसका पद छीन लो। लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि को बर्खास्त करने की मांग करने वाली एक ऑनलाइन याचिका सामने आई और कुछ ही घंटों में 100 हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट आगंतुकों की बाढ़ के कारण क्रैश हो गई। सैन्य पुलिस कमांडर के कार्यालय दिल्ली में अंजलि अपनी मेज के सामने सीधी बैठी थीं, लेकिन उनका भाव बहुत कड़वा था। फोन लगातार बज रहा था। रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, संसदीय समिति सभी स्पष्टीकरण मांगने या उसकी निंदा करने के लिए फोन कर रहे थे। जनरल, एक सहयोगी पीले चेहरे के साथ अंदर आया। उसके हाथ में एक आधिकारिक पत्र था, रक्षा मंत्री जी का विशेष आदेश। अंजलि ने पत्र लिया। कागज का ठंडा स्पर्श उसकी उंगलियों में चुभ गया। पद से निलंबन और आंतरिक जांच का आदेश। जब जनमत खराब हो गया तो सेना के शीर्ष अधिकारियों ने बलि का बकरा बनाना चुना। इसमें अंजलि के सभी अधिकार छीनने और जांच पूरी होने तक उसे घर में नजरबंद रखने का आदेश था। अंजलि कड़वाहट से मुस्कुराई। उसने देखा कि कैसे उसकी वर्दी का सम्मान, जिसे उसने जीवन भर बनाए रखा था, एक चालाक झूठ से एक चीथड़े की तरह फाड़ा जा रहा था। वह अपना बचाव भी नहीं कर सकती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह अभी बोलती तो उसे केवल एक शासक के रूप में देखा जाएगा जो औचित्य की तलाश में है। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। उसने अपनी ऊपरी वर्दी उतारी और उसे लटका दिया। उसके कंधों पर लगे 3 सितारे बहुत अकेले लग रहे थे। उसने अपने बेटे की तस्वीर को सहलाया। रोहन, मेज पर। रोहन, मां को माफ कर दो। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें दुनिया के अंत तक धकेल दिया। वह खाली हाथ कार्यालय से बाहर निकल गई। उसके पीछे बंद हुए दरवाजे की आवाज एक जेल के दरवाजे की तरह भारी लग रही थी। उसका युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सबसे मजबूत हथियार खो चुका था। लेकिन असली नरक दिल्ली में नहीं, बल्कि कालीमांतन के 9वें इन्फेंट्री डिवीजन में हो रहा था। अगली सुबह खबर फैलने के बाद सैन्य अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ सिपाही रोहन शर्मा ठंडी नजरों को महसूस करते हुए जागा। आमतौर पर आने वाले सैन्य डॉक्टर या नर्स नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय कमरे के दरवाजे के बाहर से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। वही है वह आदमी, उसी के कारण हमारे डिवीजन कमांडर पर कार्रवाई हुई। उसकी मां सैन्य पुलिस कमांडर है ना? सचमुच सुनहरा बच्चा है। कमीना अपनी मर्जी से पूरी बटालियन में हंगामा खड़ा कर दिया। रोहन उठने वाला था लेकिन रुक गया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल का दर्द कहीं ज्यादा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना फोन चालू किया और खबरें देखीं। उसकी मां, जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, को अब एक अहंकारी जनरल का लेबल लगा दिया गया था। हवलदार मेजर तोमर, एक कोड MP, जो एक शैतान की तरह था, को अब सत्ता द्वारा उत्पीड़ित एक पीड़ित के रूप में चित्रित किया गया था। यह सही नहीं है, यह पागलपन है। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज केवल कमरे की दीवारों से टकराई और गायब हो गई। उस दोपहर रोहन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उसकी यूनिट में वापस भेज दिया गया। ऊपर से आदेश है, अब बीमार होने का नाटक मत करो, बेस पर वापस जाओ, सैन्य डॉक्टर ने ठंड से कहा। उसने रोहन के साथ एक मरीज के रूप में नहीं, बल्कि एक घिनौने कीटाणु के रूप में व्यवहार किया। जब रोहन अपनी कंपनी के बैरक में दाखिल हुआ तो जो माहौल पहले शोरगुल वाला था, वह अचानक ठंडा पानी डालने जैसा शांत हो गया। दर्जनों जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। 2 दिन पहले जब तोमर ने उसे पीटा था, तब दिखाई देने वाली दया या सहानुभूति की नजरें गायब हो गई थीं। उनकी जगह तिरस्कार, घृणा और क्रोध की नजरों ने ले ली थी। आ गया राजकुमार, एक प्रशासनिक हवलदार ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। आपकी वजह से हमारी यूनिट बहुत अच्छी हो गई है।
डिवीजन कमांडर और रेजिमेंट कमांडर की जांच हो रही है। क्या आप इस बटालियन को भी भंग करना चाहते हैं? रोहन ने अपना सिर झुका लिया। माफ करना, माफ करना। तुम्हारे मुंह से माफी शब्द निकलता है। एक वरिष्ठ सैनिक पास आया और रोहन के कंधे पर जोर से थपथपाया। तुम्हारी वजह से हमारी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कहते हैं कि निरीक्षण है, बैरक की तलाशी ली जा रही है। क्या तुम जिम्मेदारी लेकर करते हैं और इनको हरेक खा लोगे? रोहन कुछ नहीं कह सका। वह जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन अनजाने में उसने अपने साथियों को नुकसान पहुंचाया था। उसकी मां का हस्तक्षेप उल्टा पड़ गया था। उस दिन से रोहन एक पारदर्शी इंसान और एक आम दुश्मन बन गया। भोजन कक्ष में कोई भी उसके बगल में नहीं बैठना चाहता था। जिस मेज पर वह बैठा था वह एक विभाजित समुद्र की तरह खाली थी। भूख खत्म कर देता है, किसी ने जानबूझकर जोर से कहा और दूसरे सैनिक हंस पड़े। फील्ड वर्क के दौरान कोई भी उसके साथ टीम में नहीं रहना चाहता था। उसे अकेले सबसे भारी बोझ उठाना पड़ता था और सबसे गंदी जगह साफ करनी पड़ती थी। मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा। इसके बजाय हर बार जब वह गुजरता, कोई जानबूझकर उसके पैर में अड़ंगा लगाता या उसके कंधे से टकराता। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि पूर्ण अलगाव था। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसकी आंखों में नहीं देखना चाहता था। एक पूर्ण विच्छेद। रोहन एक द्वीप था, एक दूषित द्वीप जिसे हर कोई कोसता था। जब रात में बैरक की बत्तियां बुझ जाती तो रोहन चुपचाप अपने कंबल के नीचे रोता। वह अपनी मां से नफरत करता था। अगर मां ने मुझे उस समय पिटने दिया होता, अगर सब कुछ कचरा खाने के बाद खत्म हो गया होता, अगर ऐसा होता तो कम से कम उसे एक बेचारा माना जाता जिस पर दया की जा सकती थी। अब वह एक बुरा आदमी बन गया था, लेकिन साथ ही वह अपनी मां के लिए चिंतित था। उसकी मां जिसने जीवन भर बनाए रखा सम्मान खो दिया था और उसकी वजह से जांच का सामना कर रही थी। हर बार जब उसे खबरों में अपनी मां का झुका हुआ और माफी मांगता हुआ चेहरा याद आता तो उसका दिल कट जाता। मां मेरी वजह से बर्बाद हो गई। रोहन ने अपने होंठ काट लिए। खून का नमकीन स्वाद, वह इस तरह टूट नहीं सकता था। अगर वह टूट गया तो उसकी मां का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और उन्होंने जो अहंकारी छवि बनाई थी वह सच हो जाएगी। अंधेरे में रोहन की आंखें चमक उठीं। दर्द और दुख एक ठोस संकल्प में बदल गए। उसे कर्नल विक्रम राठौर के कमरे में सुनी गई बातचीत याद आई। अरबों रुपये, हथियारों की तस्करी, निर्माण निधि में भ्रष्टाचार, उस विशाल सड़े हुए जड़ ही इस सारी त्रासदी का कारण थी। मुझे यह साबित करना होगा कि मां गलत नहीं थी और वे शैतान हैं। रोहन ने अपने आंसू पोंछे। अलगाव ने उसे अकेला बना दिया, लेकिन साथ ही उसे मुक्त भी कर दिया, क्योंकि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह उनकी छाया में और भी गहराई तक घुस सकता था। रोहन शर्मा, प्रतिभाशाली हैकर। कोई नहीं जानता था कि जब वह कंप्यूटर के सामने बैठता तो इस बेस के लिए असली नरक के द्वार खुल जाते। वह अब संरक्षित बच्चा नहीं था। वह एक अकेला योद्धा था जो बदला लेने की अपनी तलवार तेज कर रहा था। खिड़की के बाहर एक उल्लू की दुखद आवाज सुनाई दी। रात गहरी हो रही थी, लेकिन उस अंधेरे में जवाबी हमले के लिए एक छोटी सी चिंगारी जलने लगी थी। बेस पर छाया अंधेरा दिन में रात से ज्यादा घना लगता था। सिपाही रोहन शर्मा के लिए 9वीं डिवीजन की ब्लैक कैट बटालियन में दिन का समय जेल की दीवारों से भी ऊंचा और ठंडा लगता था। सैनिक उससे बचते थे और अफसर उसे अनदेखा करते थे। लेकिन उस खामोशी के बीच जो उसे सबसे ज्यादा सताता था, वह अपने साथियों की उपेक्षा नहीं थी, बल्कि भोजन कक्ष के टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी मां लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि सिंह का झुका हुआ चेहरा था। सैन्य पुलिस कमांडर निलंबित, जांच शुरू। मां का प्यार, बेटे के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। खबरों की सुर्खियों ने उसकी मां के सम्मान को चीर दिया। उसकी मां, जो जीवन भर एक ईमानदार सैनिक रही थी, को अब एक बेकार बेटे के कारण एक भ्रष्ट जनरल के रूप में शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। रोहन ने पोछे के कपड़े पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके नाखून उसकी हथेली में घुस गए और खून बहने लगा, लेकिन यह उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। यह सब मेरी वजह से है। मुझे और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए था। मुझे और ज्यादा मजबूत होना चाहिए था। अपराध बोध ने उसका गला घोंट दिया। वह भागना चाहता था, सैन्य सेवा से तुरंत इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। अगर वह अभी भाग जाता तो उसकी मां पर लगे झूठे आरोप एक शाश्वत सत्य बन जाते। अरे रोहन, अपने काम पर ध्यान दो। फर्श साफ कर रहे हो या सपने देख रहे हो?
एक प्रशासनिक हवलदार की तेज डांट ने उसके विचारों को तोड़ दिया। माफ करना हवलदार, अगर माफी मांगनी है तो काम से साबित करो। तुम्हें पता है कि आज रेजिमेंटल हेडक्वार्टर की सफाई का दिन है। तुम्हें विशेष रूप से कमांडर के कार्यालय और मीटिंग रूम की सफाई करनी है। अगर थोड़ी सी भी धूल मिली तो रात के खाने की उम्मीद मत करना। रेजिमेंटल हेडक्वार्टर, कर्नल विक्रम राठौर और उसके अनुयायियों का अड्डा, 5 घोड़े, एक ऐसी जगह जिससे दूसरे सैनिक बचते, लेकिन रोहन को वहीं भेजा गया। शायद उन्होंने जानबूझकर उसे सबसे परेशानी वाले क्षेत्र में रखा था ताकि उसे सता सकें और उसका अपमान कर सकें। लेकिन यह दुर्भावनापूर्ण नियुक्ति उनके गले की फांस बनने वाली थी। दोपहर के समय सूरज की कोमल किरणें रेजिमेंटल हेडक्वार्टर के गलियारे में तिरछी पड़ रही थीं। अधिकांश अफसर या तो प्रशिक्षण के मैदान में थे या बाहर, इसलिए इमारत के अंदर बहुत शांति थी। रोहन एक लंबी गलियारे के साथ धीरे धीरे पोछे की बाल्टी धकेलता हुआ आगे बढ़ा। केवल गीले पोछे की आवाज जो फर्श को साफ कर रही थी, खामोशी को भर रही थी। दूसरी मंजिल के गलियारे के अंत में रेजिमेंट कमांडर के कार्यालय के बगल में एक बड़ा मीटिंग रूम था। उस जगह से, जो आमतौर पर कसकर बंद रहती थी, धीमी आवाजें आ रही थीं। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, केवल 1 उंगली की चौड़ाई जितना। रोहन अपनी पोछा लगाने की गति को रोके बिना स्वाभाविक रूप से उस दरवाजे के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से आने वाली आवाजें उन शैतानों की थीं जिन्हें वह जीवन भर नहीं भूलेगा। हा हा हा, अभी खबर देखी। अंजलि, उस डायन का चेहरा सचमुच दयनीय था। वह अभिमानी और घमंडी आवाज कर्नल विक्रम राठौर की थी। बहुत संतुष्टि हुई। कर्नल, उसकी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक कैट बटालियन को परेशान करने की? अब परिणाम भुगतो। चालाक आवाज मेजर सूर्य की थी। रोहन दरवाजे के बगल वाली दीवार से सट गया। पोछे को निचोड़ने का नाटक करते हुए उसने अपने कान तेज कर लिए। लेकिन इस बार की घटना सचमुच खतरनाक थी। जब सैन्य पुलिस ने धावा बोला तो मेरा दिल लगभग रुक गया था। शांत रहो, जनमत का युद्ध हम जीत चुके हैं। अंजलि के पास अब कोई शक्ति नहीं है। वह खुद अपनी समस्याओं में व्यस्त है। वह किसकी जांच करेगी? बस समय की बात है जब उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कर्नल राठौर की आवाज में जीत और राहत का मिश्रण था। तो क्या हमारा काम जारी रहेगा कर्नल? मेजर चंद्रा ने फुसफुसाते हुए पूछा। बेशक। 50 करोड़ की नई बैरक निर्माण परियोजना को भुनाना और पैसे को धोना मत भूलना। 50 करोड़। रोहन के हाथ हिलना बंद हो गए। जी कर्नल, हमने इसे एक शेल कंपनी के माध्यम से संसाधित कर लिया है। सामग्री की लागत बढ़ाने का तरीका हमेशा काम करता है। अच्छा, और गोदाम में रखी चीजें, हमारे खिलौने? कर्नल राठौर ने अपनी आवाज धीमी कर ली। लेकिन रोहन के तेज कानों ने उस फुसफुसाहट को नहीं छोड़ा। रूस से खरीदार दबाव डाल रहे हैं। पिनाका असॉल्ट राइफल के पुर्जे और नाइट विजन गॉगल्स। दस्तावेजों को ऐसे व्यवस्थित करो जैसे उन्हें नष्ट कर दिया गया हो और आज रात भेज दो। इस बार मात्रा काफी बड़ी है, लगभग 20 करोड़। हथियारों की तस्करी, सिर्फ धन का गबन नहीं, यह एक गंभीर अपराध था जो सैन्य उपकरणों को विदेश में बेचकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। कर्नल, लेकिन वह सैनिक रोहन थोड़ा अजीब है क्योंकि उसकी मां सैन्य पुलिस कमांडर है। क्या उसे स्थानांतरित करना बेहतर नहीं होगा? कैप्टन रहमत ने चिंतित स्वर में कहा। मूर्ख, अगर उसे स्थानांतरित कर दिया गया तो वह बाहर जाकर तरह तरह की बातें कर सकता है। उसे यहीं रखना और उस पर दबाव डालते रहना बेहतर है। उसे तब तक तोड़ो जब तक वह हिल न सके, तब वह मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। कर्नल राठौर की हंसी सुनाई दी। वैसे भी वह लड़का काफी उपयोगी है, एक पंचिंग बैग के रूप में एकदम सही है। जब हम तनाव में होते हैं तो बस उसे घोड़े के खेल के लिए बुलाओ। घोड़े का खेल का मतलब घुड़सवारी नहीं था। यह उनकी उस क्रूर यातना के लिए उनका शब्द था जिसका वे आनंद लेते थे, किसी को घोड़े से बांधकर घसीटना। रोहन ने अपने होंठ जोर से काट लिए। खून का स्वाद उसके मुंह में फैल गया। वे रोहन को एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि अपने अपराधों को छिपाने के लिए एक बंधक के रूप में और तनाव दूर करने और उसकी मां को गिराने के लिए एक खिलौने के रूप में देखते थे। लेफ्टिनेंट अंजलि को भी गिराना इस बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की उनकी योजना का हिस्सा था। तो यह उनका असली चेहरा है। रोहन की आंखें ठंडी हो गईं। उसका डर गायब हो गया। उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी तर्क ने ले ली।
वह जानता था कि अगर वह अभी दरवाजा तोड़कर चिल्लाता तो वह केवल व्यर्थ में मर जाता। सैन्य पुलिस को रिपोर्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। वे पहले ही जनमत पर नियंत्रण कर चुके थे और सबूतों में निश्चित रूप से हेरफेर किया गया था। उसे ठोस सबूतों की जरूरत थी जो उनके कहे हर शब्द को साबित कर सकें। 50 करोड़ का गबन, हथियारों की तस्करी, केवल मौखिक गवाही नहीं बल्कि अकाट्य डेटा जो तुरंत उनकी गर्दन तोड़ सके। वैसे कर्नल, वह गुप्त नोटबुक सुरक्षित है ना? हाल ही में जांचें और भी कड़ी हो गई हैं। कैप्टन विष्णु की आवाज सुनाई दी। शांत रहो, यह मेरे कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रूप से संग्रहित है। एक सर्वर में छिपा हुआ है जिसमें दोहरा एन्क्रिप्शन है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। भारत का सबसे अच्छा हैकर भी इसे नहीं खोल पाएगा। मैंने इसे ऐसा बनाया है कि इसे भौतिक कुंजी के बिना बिल्कुल भी एक्सेस नहीं किया जा सकता, कर्नल राठौर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वास्तव में कर्नल सर्वश्रेष्ठ हैं। बहुत सावधानी पूर्वक चापलूस अफसरों की हंसी मीटिंग रूम में गूंज गई। रोहन चुपचाप दरवाजे से दूर चला गया। उसकी नजर गलियारे के अंत में संचार सुरक्षा कक्ष सर्वर रूम की ओर गई। कर्नल राठौर द्वारा उल्लिखित डेटा, 50 करोड़ के काले धन का विवरण और हथियारों की तस्करी के रिकॉर्ड निश्चित रूप से उस सर्वर रूम में या उसके कार्यालय से जुड़े मुख्य सर्वर में कहीं संग्रहित होंगे। रोहन ने अपने हाथों को देखा। वे हाथ जो पोछे को पकड़ने से खुरदरे और कठोर हो गए थे, लेकिन ये हाथ सेना में शामिल होने से पहले कीबोर्ड पर नाचने वाले एक देवता के हाथ थे। एक अंतरराष्ट्रीय साइबर रक्षा प्रतियोगिता के विजेता, एक डार्क वेब ट्रैकिंग प्रोग्राम के डेवलपर। दुनिया उसे कमजोर कह सकती है, लेकिन साइबर दुनिया में वह एक अपराजेय शिकारी था। भारत का सबसे अच्छा हैकर भी इसे नहीं खोल पाएगा। रोहन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। कर्नल राठौर को नहीं पता था कि जिस मूर्ख सिपाही को वह एक पंचिंग बैग मानता था, वह भारत का हैकर था। रोहन ने पोछे को बाल्टी में फेंक दिया। छपाक, गंदा पानी छलक गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। सफाई का समय समाप्त हो गया था। अब असली सफाई शुरू करने का समय था। फर्श पर धूल साफ करना नहीं, बल्कि इस बेस पर परजीवी बने सड़े हुए कचरे को हटाने के लिए एक बड़ी सफाई, डिजिटल दुनिया से शुरू करते हुए। उसने चारों ओर देखा। गलियारा सुनसान था। लंच का समय जल्द ही समाप्त होने वाला था। अफसर जरूर खाने चले गए होंगे या आराम कर रहे होंगे। यही उसका मौका था। रोहन ने अपनी जेब से एक स्मार्ट वॉच जैसा उपकरण निकाला। एक उपकरण जिसे उसने चुपके से संशोधित किया था और सेना में शामिल होने पर लाया था। यह एक साधारण डिजिटल घड़ी की तरह दिखता था, लेकिन वास्तव में यह एक हैकिंग उपकरण था जो वायरलेस नेटवर्क को सूंघ सकता था। वह सर्वर रूम के दरवाजे के पास गया। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे का ताला लाल बत्ती फेंक रहा था, प्रवेश को रोक रहा था। रोहन ने अपनी घड़ी को ताले के सेंसर से सटा दिया। बीप बीप बीप। घड़ी की स्क्रीन पर अंक तेजी से घूमने लगे। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ने काम करना शुरू कर दिया। दरवाजे के ताले की आवृत्ति का विश्लेषण करते हुए 30 सेकंड, 1 मिनट। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। अगर कोई गलियारे से गुजरता तो सब कुछ खत्म हो जाता। एक बाग को संपत्ता पर क्लिक। एक हरी बत्ती जली और ताला खुलने की आवाज आई। रोहन ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। कमरा अंधेरा था। दर्जनों सर्वर रैक पंखों की गूंज के साथ घूम रहे थे। टिमटिमाती एलईडी लाइटें रात के आकाश में सितारों की तरह लग रही थीं। रोहन के लिए यही उसका युद्ध क्षेत्र था, और ये ठंडी मशीनें वे हथियार थीं जिन पर उसे सबसे ज्यादा महारत हासिल थी। वह मुख्य कंसोल के सामने बैठ गया। जब उसने अपने हाथ कीबोर्ड पर रखे तो उसकी नजर बदल गई। डरे हुए कांपते सिपाही की नजर गायब हो गई थी। केवल एक ठंडे खून वाले शिकारी की नजर बची थी जो अपने शिकार को निशाना बना रहा था। रुको मां, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगीं। टक टक टक। तेज और हल्की टाइपिंग की आवाज सर्वर मशीनों की आवाज के साथ मिलकर एक अजीब लय बना रही थी। कर्नल राठौर द्वारा छिपाया गया दोहरा एन्क्रिप्शन, भौतिक कुंजी। रोहन के लिए यह केवल एक थोड़ी परेशानी वाली पहेली थी। उसने नेटवर्क के पिछले दरवाजे को खोला, फायरवॉल को पार किया और सबसे गहरे डेटाबेस में घुस गया। स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी विंडो दिखाई दी, लेकिन रोहन अविचलित रहा और तुरंत कोड बदलकर उसे निष्क्रिय कर दिया। आखिरकार मॉनिटर स्क्रीन पर एक छिपा हुआ फोल्डर दिखाई दिया, प्रोजेक्ट नागा। रोहन ने फोल्डर खोला। अंदर
उसकी कल्पना से परे डेटा संग्रहित था। सैकड़ों पृष्ठों की दोहरी बही खाता, गुप्त बैंक खातों का लेन देन इतिहास, हथियारों की तस्करी के अनुबंध और यहां तक कि एक रिकॉर्डिंग फाइल जिसमें कर्नल राठौर और उसके कर्मचारियों की अपनी मां को फंसाने की साजिश थी। मिल गया, रोहन ने आह भरी। यह सिर्फ सबूत नहीं था, यह उन शैतानों को नरक में भेजने के लिए एक तरफा टिकट था और उसकी मां के लिए एकमात्र जीवन रेखा थी। लेकिन रोहन ने सिर्फ डेटा की प्रतिलिपि बनाने का फैसला नहीं किया। जिस तरह उन्होंने उसे और उसकी मां को खाई के किनारे धकेल दिया था, उसे भी उन्हें बिना किसी रास्ते के खाई के किनारे धकेलना था। डेटा को अपने क्लाउड सर्वर पर भेजते हुए उसने एक विशेष प्रोग्राम लगाना शुरू किया, एक प्रोग्राम जिसे डेथमैन्स स्विच कहा जाता है। यह प्रोग्राम उसकी स्मार्ट वॉच से जुड़ा था। अगर रोहन की हृदय गति रुक जाती या अगर वह एक निश्चित कोड दर्ज नहीं करता, तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया सारा डेटा स्वचालित रूप से भारत के सभी मीडिया आउटलेट्स, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और राष्ट्रपति भवन में फैल जाता। एक टाइम बम, अगर तुम मुझे छूते हो तो तुम्हारी सब कुछ फट जाएगी। रोहन ने सेटिंग पूरी करने के लिए एंटर बटन दबाया। सिस्टम तैयार है, उलटी गिनती का इंतजार है। वह एक चलता फिरता परमाणु बम बन गया था। वह अपनी कुर्सी से उठा। सर्वर रूम से बाहर निकलते समय उसके कदमों की आहट अंदर जाते समय से अलग थी। अब कोई डर नहीं था, भले ही उसका शरीर कमजोर था और उसका पद नीचा। इस बेस में सबसे मजबूत हथियार रखने वाला व्यक्ति इस समय रोहन शर्मा था। बाहर गलियारे में अभी भी शैतानों की हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन उस हंसी के चीख में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।